Welcome to BBBN online classes, and in our last class we have already discussed about the CFT, and today I am going to tell you some topics that from coordination compounds. First I am going to tell you about the limitations of VBT and CFT, and you all know some limitations I already discussed with you. That is, first limitation is for VBT, it cannot explain about the weak and strong ligands. ये क्या नहीं कर पाता है, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि जो लिगेंड है वो वीक और स्ट्रॉन्ग क्यों है, किस तरीके से ये पेयर्ड कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को या किस तरीके से ये पेयरिंग नहीं करते हैं। सेकेंड लिमिटेशन वीबीटी की क्या है कि ये क्या नहीं बता पाती, प्रॉपरली मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू नहीं बता पाती। क्या नहीं बता पाती? इट कैन नॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाती है? प्रॉपरली कैन नॉट एक्सप्लेन properly about the magnetic momentum या momentum, ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करती है ये, बल्कि किस पे बेस्ड है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है मैग्नेटिक मोमेंटम की, उसी पर ही पॉलिंग ने जो है अपना वीबीटी थ्योरम दिया। नेक्स्ट जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है वो है इट कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कंपाउंड। ये क्या नहीं कर पाती है? एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कलर ऑफ कंपाउंड, की कलर क्यों शो करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस है वीबीटी की। उसके बाद हम बात करते हैं सीएफटी की लिमिटेशंस। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो सीएफटी है वो हमें क्या बताती है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होती है वो किस तरीके की होती है, 100% आयनिक। जबकि ऐसा नहीं होता है, हमें सभी को पता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में, ठीक है, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, कोवेलेंट होती है। जबकि सीएफटी की लिमिटेशन क्या है, ये क्या बताती है कि 100% आयनिक होती है, जो कि रॉन्ग होता है। ठीक है, दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है सीएफटी की, कि ये भी हमें प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करती है कि वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से हैं। ठीक है, वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से हैं, बट ये एक आइडिया देती है हमें। किस तरीके से आइडिया देती है कि अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है तो हम उन लिगेंड्स को क्या बोल देते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, अगर स्प्लिटिंग कम होती है तो हम बोल देते हैं कि वो वीक लिगेंड्स है। ठीक है, बट स्प्लिटिंग स्ट्रॉन्ग लिगेंड इतना क्यों करते हैं और वीक लिगेंड्स कम क्यों करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन सीएफटी नहीं दे पाई। ठीक है, नेक्स्ट जो सीएफटी की जो लिमिटेशन है वो क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है। ठीक है, और ये हमें वीबीटी के कंपेयर में हमारे लिए ये फ्रूटफुल कैसे है कि ये कलर ऑफ कंपाउंड को एक्सप्लेन कर देती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो देखिए, आप लोगों को मैंने एग्जांपल बताए थे निकिल कार्बोनिल का, जिसमें क्या था, निकिल CO4। ठीक है, और मैंने एक एग्जांपल बताया था पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। ये दो ऐसे कंपाउंड्स बताए थे, और मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, और ये जो किस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं और किस तरीके से ये अदर कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन हमें देता है इस तरीके से। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि मेटल के साथ में जब भी कार्बोनिल, ठीक है, मेटल के साथ जब भी कार्बोनिल बॉन्ड बनाता है तो देखिए होता क्या है, मेटल को लिगेंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बोनिल क्या कर रहा है, मेटल को क्या दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ठीक है, कहाँ दे रहा है, इसके वेकेंट ऑर्बिटल्स में, जो लिगेंड को मेटल प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। बट यहाँ पर क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग जब होती है तो हमें पता है कार्बन की कंडीशन होती है इस तरीके से, ठीक है, और ऑक्सीजन होता है इस तरीके से। ओके, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से बॉन्डिंग कर लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन भी दूसरे इलेक्ट्रॉन से सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। बट यहाँ देखिए कार्बन के पास क्या है, एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है।
तो अब क्या करता है, देखिए मेटल क्या करता है, आपको पता है कभी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता है, तो क्या करता है, यहाँ पर होता है क्या, लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो मेटल के ऊपर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो मेटल इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना चाहती है और क्या करती है वो, अगर उसको ऐसा लिगेंड मिल जाए जैसा कि कार्बोनिल है, कि अगर ऐसे लिगेंड मिल जाए जिसमें किसी एटम के पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मेटल अपने फील्ड ऑर्बिटल से, ठीक है, फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स को कहां ट्रांसफर कर देते हैं, लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल्स में, कहां कर देते हैं, लिगेंड्स के वैकेंट ऑर्बिटल्स में, जो कि कार्बन के पास होता है। तो इस तरीके से देखिए क्या होता है, होता तो ये है, बट यहाँ पर क्या होता है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मेटल से इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, लिगेंड के पास। देखिए उल्टा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं, लिगेंड्स के पास में जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाती है, इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं हम इसको, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और आप सभी को पता है कि पाई बॉन्ड जब बनता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से मेटल कार्बोनिल्स की बॉन्डिंग को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने टॉपिक लिया है एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। सबसे चलिए उससे पहले है अपना स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को शो कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हम करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। किसकी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, मैं यहाँ पे दो एग्जांपल बना रही हूँ, एक तो बना देती हूँ ये NH3 6 और +3, और दूसरा एग्जांपल बना देती हूँ FeNH3 6 +2। अब आप सभी को पता है यहाँ आयरन पे कितना चार्ज है, +3, यहाँ पे आयरन पे कितना चार्ज है, +2। अब देखिए आपको अभी मैंने बताया है कि मेटल पे लिगेंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा मेटल पे, वो उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देती है, कम कर देता है, ठीक है। ये चार्ज क्या करता है, इधर से आने वाले लोन पेयर्स को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जिस कंपाउंड में मेटल की ऑक्सीडेशन ज्यादा होगी नंबर, वो ज्यादा स्टेबल होगा। दोबारा सुन लीजिए कि इन दोनों कंपाउंड्स में मोर स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला कंपाउंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आयरन पे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड। तो यहाँ इसकी वजह से क्या होता है, ये आयरन लिगेंड से आने वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी को शो करता है। नेक्स्ट हम इसकी जो कंपाउंड्स है उनकी स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिगेंड्स। तो मैं यहाँ पे दो कंपाउंड बना देती हूँ, CuCN4 -2 और एक बना देती हूँ CuNH3 4 -2। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया है, कॉपर तो +2 में है दोनों जगह ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या है, इक्वल है, बट यहाँ पे लिगेंड्स मैंने क्या लिए हैं, अलग अलग लिए हैं। अब लिगेंड्स अलग अलग लेने से क्या होता है, देखिए जो लिगेंड ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। बेसिक मींस जो इजी वे में इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स दे देता है। तो आपको पता है इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, साइनिडो, ठीक है। तो साइनिडो क्या करेगा, अमीनो के कंपेयर में जल्दी से लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कॉपर को जल्दी से दे देता है। तो इस वजह से क्या होगा, ये वाला जो कंपाउंड होगा वो इसके कंपेयर में मोर स्टेबल होगा। तो जितना ज्यादा बेसिक नेचर होगा लिगेंड का, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी स्टेबिलिटी का। तो नेक्स्ट स्टेबिलिटी हम किस बेसिस पे शो कर सकते हैं, किलेट लिगेंड के बेसिस पर, ठीक है। तो जब भी किलेट रिंग बनती है, ठीक है, या किलेटाइजेशन होता है, तो हमें पता है कॉपर के साथ में, कोबाल्ट के साथ में अगर कोई भी इस तरीके से लिगेंड्स जुड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, देखिए एक किलेट रिंग बनती है, और जब भी किलेट रिंग बनती है तो वो कंपाउंड मोर स्टेबल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं मोर स्टेबल, क्योंकि जब भी हमें इन लिगेंड्स को अलग करना होता है, तो सबसे पहले तो हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, फिर क्या होता है, हमें ये बॉन्ड ब्रेक
ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक लिगेंड को मेटल से अलग करने के लिए हमें कम से कम 2 बॉन्ड ब्रेक करने होंगे, तब जाके मेटल से लिगेंड अलग होगा। तो जैसे किलेटाइजेशन अगर किसी कंपाउंड में देखने को मिलती है तो कंपाउंड क्या हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी बात है वो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट की। किसकी बात करते हैं हम, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की। तो देखिए हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल बनाया है। अब इस एग्जांपल में देखिए, आपको पता है कॉपर के साथ में जब 4NH3 ठीक है बॉन्ड बनाते हैं तब जाके ये कंपाउंड बनता है इस तरीके से। ओके, तो जब ये कंपाउंड बनता है तो आपको पता है, मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर फॉर्मेशन कांस्टेंट को या स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट को यहाँ पर किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने ये बात आपको इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करी थी। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट ठीक है किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैसे होता है, इसका फॉर्मूला कैसे होगा, सबसे पहले हम किसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे, प्रोडक्ट्स की। तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, CuNH3 का होल 4 + 2 ठीक है, और नीचे क्या है, कॉपर की कंसंट्रेशन एंड देन NH3। अब NH3 कितने हैं यहाँ पे 4, तो इसका क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कंपाउंड। अब एक चीज और पूछी जाती है हमसे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट का इनवर्स। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/बीटा ठीक है। अब बीटा यानी कि अगर इस फॉर्मूला को हम बीटा की जगह रखते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Cu की कंसंट्रेशन NH3 का स्क्वायर 4 एंड देन नीचे क्या आ जाएगा, CuNH3 का होल 4 ठीक है। तो इस तरीके से इसका इनवर्स जो होगा वो डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, वो है एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह देखने को मिलते हैं, जिसका सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, बीच में क्या होता है, आयरन होता है, और आयरन के साथ में जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। इसी तरीके से क्लोरोफिल में कौन सी मेटल होती है, मैग्नीशियम ठीक है। इस तरीके से बहुत से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें मेटल जो होती है वो लिगेंड्स के साथ में कोऑर्डिनेट करे हुए होते हैं। फोटोग्राफी में, हाइड्रोजनेशन में और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या करते हैं, काम में आते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक